everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now in this lecture we are going to start with a very important topic, that is the Nernst equation for the electrode potential. जैसे अभी तक हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड स्टडी किया है, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग है कि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टडी करते हो कि जो भी हमारे पास कंडीशंस है, जैसे कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, या प्रेशर है तो वो 180 m है, सारी कंडीशन स्टैंडर्डाइज्ड होती है. बट इन द रियल ग्राउंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर बार आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस ही हो. कई बार हमारे पास कंडीशंस ऐसी होती है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दैट इज़ नॉट 1 मोलर, वो उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है, या टेम्परेचर की कंडीशंस वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज नहीं है. तो अगर ऐसी रियल ग्राउंड पे सिचुएशंस आती है तो उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं. तो इसी चीज़ को देखते हुए नर्स ने एक इक्वेशन ड्राइव की जिसमें उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड किया. क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, नो डाउट उसकी वोल्टेज फिर हाई जाएगी. इसी वे से आपने देखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. और हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में या और भी जो डाटा हमारे पास है उसमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन किए हुए हैं दैट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उनको रिडक्शन की फॉर्म में रिएक्शंस लिखे हुए हैं. तो इसी तरह जब नर्स ने अपनी इक्वेशन ड्राइव की है, उसने भी जो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन लिया वो उसने रिडक्शन की फॉर्म में ही लिया है. उसके लिए जैसे स्टार्टिंग में कोई भी मेटल M है, दैट कैन बी एनी मेटल, M के ऊपर जो चार्ज है दैट इज N प्लस का मीनिंग है उसके पास N इलेक्ट्रॉन लेस है. N इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी रिडक्शन होती है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और ये जो आयंस है दैट इज इन द एक्वस फॉर्म, ये इसमें एक्वस फॉर्म में है. और इसके बाद क्या होगा, यू नो कि इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो गेन करेगा, इट विल गेन N इलेक्ट्रॉन, और उसको लेके ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म द M, ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. ये एक जनरल में अपने रिडक्शन का रिएक्शन लिख दिया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखा है. अब आपने देखना इस मेटल के लिए जो रिएक्शन लिखा है इसके लिए नर्स ने क्या इक्वेशन प्रोवाइड की है. नॉर्मली इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नो डाउट हमें टेबल से पता लग जाएगी, बट हमारा जो टारगेट है दैट इज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी अदर कंसंट्रेशन. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज Mn+2 M, ये इसकी दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल. और ये किसके इक्वल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मीन्स की स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं लेते, प्योर कंडीशंस नहीं ले रहे, किसी और कंडीशंस पे आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे हो तो जो प्योर स्टेट पे है उससे कम होगा. इट मीन्स कि आप इसका फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको कंपेयर किसके साथ करोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आप इसको निकालोगे. नर्स ने इसी के साथ ही उसको मीन्स की रिलेट किया हुआ है कि इसकी जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज एज द स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए आपने इसके ऊपर नोट लगा देना है. में क्या है कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल की निकालनी है उसको किसके कंपैरेटिवली निकाला हुआ, किसके साथ रिलेट किया हुआ है, जो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस में थी. स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की E0 से शो करेंगे Mn+2 M मेटल. और क्योंकि ये वैल्यू प्योर स्टेट पे ज़्यादा होगी तो आपकी जो नई वाली वैल्यू है जो इसकी किसी और कंसनट्रेशन पे है दैट मे बी लेस देन दिस, इसलिए इसमें से उस वैल्यू को माइनस किया हुआ है. तो इसका जो रिलेशन है दैट इज RT_NF. R का मीनिंग गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर के लिए, N इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, कि जब आप ये रिएक्शन ले रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं. इसमें जैसे गेन करवा रहे हैं तो N इलेक्ट्रॉन. F यू नो फैराडेज की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको फैराडेज में मेजर करते हैं. और लॉग नेचुरल, इसके साथ कंसनट्रेशन की टर्म्स डाली हुई हैं. कंसंट्रेशन की टर्म्स में जैसे हमने पहले भी किया होगा, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए तो पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, और बाद में जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आप उसको न्यूमरेटर में लिखती हो. क्योंकि अगर आपके पास रिएक्टेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. जैसे जब भी आपने मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो आप नीचे लिखते टोटल मार्क्स और ऊपर लिखते हो न्यूमरेटर में ऑब्टेन्ड, क्योंकि हमें पहले यही पता होगा 100 का पेपर है 50 का या 60 का. इन द सेम वे इसमें वही है कि पहले हमें मेटल रिएक्टेंट तो हो, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा. तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज Mn+, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में शो करोगे. स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है. और जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, मेटल दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म. इसकी कंसंट्रेशन को आप फिर स्क्वायर ब्रैकेट में
वो उसको न्यूमरेटर में शो करोगे। इस तरह से नर्स ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इस तरह से एक इक्वेशन प्रोवाइड की, इसको आप नर्स इक्वेशन बोलते हैं। नर्स ने एक इक्वेशन लिखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड माइनस RT डिवाइड बाई NF लोग नेचुरल M बाय M जो भी आयन है, पहले मेटल डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। दिस इज अ नर्स इक्वेशन जो नर्स ने दी थी। इसमें जो आप बाकी जितने भी फैक्टर्स उसको नोट कर सकते हो। R क्या है, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, इसमें T है, T इज द टेम्परेचर, आपके पास N है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो फेरेडे है F स्टैंड फॉर द फेरेडे, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होता है वो 1 फेरेडे होगा। इट इज़ जो अलग अलग सिम्बल्स है उनका पता होना चाहिए आपको। और जो इसमें E नोट हमने लगाया हुआ है, E नोट क्या है, E नोट इट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल, कि ये जो मेटल है इसकी ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसमें एक इक्वेशन नर्स ने ये प्रोवाइड की है। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है। अभी तो आपने सिंगल एक इलेक्ट्रोड की लिखी है, बट हमने आगे जाके देखना है कि जब आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन करते हैं उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इज एक्टिंग लाइक द कैथोड, अदर इज एक्टिंग लाइक द एनोड। ये तो भी सिंगल क्या। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम मीन्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जैसे अभी हम डैनियल सेल का एक एग्जांपल लेंगे। ने अभी तो ये एक सिंपल मेटल इलेक्ट्रोड की इक्वेशन मेंशन की ना, अभी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, क्योंकि जो भी कोई प्योर सॉलिड्स होते हैं, आपने +1 में भी शायद पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स में, कि अगर कोई प्योर सॉलिड है या फिर प्योर लिक्विड है या कोई मॉलिक्यूलर गैस की फॉर्म में है, प्योर गैस की फॉर्म में है, तो उनकी जो कंसनट्रेशन है दैट इज यूनिटी, उसको यूनिटी के बराबर लेते हैं। कि अगर आपके पास मेटल सॉलिड फॉर्म में है या फिर कोई गैस है, ठीक है, और यू कैन से प्योर लिक्विड्स है, अगर प्योर, इन सभी की जो कंसनट्रेशन दैट इज इक्वल टू यूनिटी, वो हम यूनिटी लेते हैं। और जो मेटल आयंस की कंसनट्रेशन है उसकी हम वैल्यू मेंशन करेंगे। इससे थोड़ी आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में मेटल सॉलिड में है या प्योर लिक्विड्स हैं या फिर प्योर गैस है, उस केस में हमने ऊपर वाला न्यूमरेटर में लिखा हुआ है कंसंट्रेशन है, उसको आप यूनिटी की इक्वल ले लोगे। जब इसमें आप यूनिटी की वैल्यू फिल करोगे तो ये सारा फैक्टर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आएगी, यहाँ पे हमने बस ये जो मेटल की है कंसंट्रेशन, इसको हमने इसके प्लेस पे 1 फिल किया है। तो ये नर्स इक्वेशन है फॉर द मींस की एक मेटल इलेक्ट्रोड के लिए। अब इसी बेसिस पे अभी हमने ये जो इक्वेशन मेंशन की है नर्स इक्वेशन, दैट इज फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मेंशन की है। बट हमें पता है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हो, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो उसके लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें नर्स इक्वेशन लिखनी है, हमें पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपने सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, एक ही रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है, तब भी हम ऐसे लगा सकते हैं। बट दूसरा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूमेरिकल है कि जहाँ पे आपने उस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये नर्स इक्वेशन है दैट इज फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड। अब सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दिस इज द नर्स इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंगल इलेक्ट्रोड, कि जब आपके पास एक मेटल की इलेक्ट्रोड है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बट जब हमारे पास डैनियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फिर हमें कैथोड और एनोड दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उन दोनों को फिर हमें कंबाइन करके एक कंबाइंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, अगर हमें पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हम उसके लिए नर्स इक्वेशन ड्राइव करेंगे। डैनियल सेल के लिए नर्स इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो डैनियल सेल आपको पता है, जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो वो आपको डैनियल सेल का कम्बिनेशन देता है। तो डैनियल सेल के लिए जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने लिख लिया है, जिंक रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट एंड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है तो इट इज मेड अप ऑफ द 2 हाफ सेल। एक आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, एक रिडक्शन हाफ सेल होगा, और उसी के बेसिस पे आपने नोड और कैथोड देखनी है। तो पहले हम इसको आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि इसमें नोड और कैथोड कौन सी है। तो अगर आप इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हो तो यू नो जिंक तो ऐसा रहेगा, जिंक, और कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर 2+ आएगा और आपके पास क्या आ रहा है, जिंक। और जब जिंक जो पहले यहाँ पे 0 स्टेट में था, ये रिएक्शन करने के बाद जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये एक्वस फॉर्म में है और आयंस जो होंगे वो एक्वस फॉर्म में ही हैं आपके पास। तो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये आपके पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन शो कर रहा है। और जो कॉपर है, कॉपर यहाँ से 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। आप देखो इसमें कॉपर सल्फेट यहाँ पे 2+ स्टेट में है
और जब ये रिएक्ट करता है तो कॉपर बन जाता है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और आपके पास जो जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, बाद में वो एक्वस फॉर्म में आ रहा है। इट मीन्स कि कॉपर 2+ से जब कॉपर में जा रहा है तो इसकी क्या हो रही है, इसकी हो रही है रिडक्शन। इस तरह से हमें पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन का क्लियर हो गया है कि इसमें जो एनोड है, जिंक इज एक्टिंग लाइक एनोड, क्योंकि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड की तरह काम करता है। और कॉपर जो है 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, ये क्या है, दैट इज द, ये रिडक्शन की तरह, इसके ऊपर रिडक्शन हो रही कॉपर के ऊपर, ये कैथोड की तरह काम करेगा। अब आपने देखना है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। इट मीन्स जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन विल बी 2। तो आपने अब इन 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए कैथोड और एनोड दोनों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रो नर्स्ट इक्वेशन मेंशन करेंगे। और सो इसमें जैसे अभी हमने कैथोड के लिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख दी है, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। जैसे भी आपने इसके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में देख लिया है कि इसमें जो कॉपर है दैट इज एक्टिंग लाइक ए कैथोड, और जो जिंक है वो कैसे, वो एनोड की तरह काम कर रही है। तो इसमें बट हमने तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही इनका नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। तो आप फिर एनोड के लिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल की इक्वेशन लिखोगे, अगेन दैट इज जिंक 2+2, जिंक में जा रहा है, और आपको इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की जो वैल्यू है E0, जिंक 2+2, जिंक माइनस RT, अगेन आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुए हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन 2 चार्ज है जिंक के ऊपर, तो 2F लॉग नेचुरल। और आपको पता जब भी रिडक्शन होती है तो पहले वो मीन्स की मेटल आयन की फॉर्म में, बाद में मेटल बन रहा है, तो अगेन आपको जो इसका मेटल आयन की कंसंट्रेशन है वो डिनोमिनेटर में आएगी। रिएक्टेंट हमने पहले डिनोमिनेटर में, लेकिन रिएक्टेंट होंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, पहले डिनोमिनेटर में आएगा, और प्रोडक्ट जो है जिंक सॉलिड फॉर्म में है वो आएगा आपका न्यूमरेटर में। इस वजह से हमने नर्स्ट इक्वेशन लिख ली, दैट इज फॉर द एनोड। पहले आपने कैथोड के लिए लिखी थी, सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखी है दैट इज फॉर द ये एनोड, ये एनोड के लिए। अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी कि पहले भी जैसे आया था कि जब भी कोई मेटल प्योर स्टेट में है सॉलिड फॉर्म में, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी प्लेस पे हम यूनिटी लिखते हैं। तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप इसको रब करके इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने सीधा भी 1 लिख सकते हैं, बट है कि चलो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। पहले नॉर्मली इक्वेशन लिखते हैं ऐसे हैं, बाद में जो चीज़ सॉलिड में आते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो फाइनली हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, 1 फॉर द कैथोड, अदर फॉर द, और दिस इज फॉर द एनोड। अब आपको पता है क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं दैट इज फॉर द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के लिए पूरे इलेक्ट्रोड जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है, क्योंकि हम ये नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने लगे हैं सेल की पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। और जो सेल का पोटेंशियल होता है यू नो दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। तो आप उसी फॉर्मूले को फोकस करते हुए जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज द अगर ई सेल निकालना होता है तो उसमें पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द, क्योंकि ये हम मीन्स की स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं निकाल रहे, ये दूसरी कंडीशंस में नर्स्ट इक्वेशन है जब मीन्स की कंसंट्रेशन हमारी अदर दैन 1 मोलर है, तो इसलिए आप इसके ऊपर नोट नहीं लगा रहे। इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ये हमने फॉर्मूला पहले किया था, जब भी किसी सेल की हमने पोटेंशियल निकालने तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैथोड की है, तो अब क्या कर सकते हैं, वी कैन फिल द वैल्यूज ऑफ द सो अभी आपने डैनियल सेल की जो एनोड और कैथोड दोनों रोड्स की वैल्यू के लिए इक्वेशन ड्राइव की है, तो यहाँ से हम हमारे पास जो कैथोड है वो कॉपर वाली है। अगर आप ई सेल इसका देखो तो यू नो इसमें कैथोड कौन सी है, दैट इज कॉपर की इलेक्ट्रोड है, वो कैथोड की फॉर्म में है। और नोड कौन सी है, नोड के जिंक, तो इसमें आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जिंक की है उसको आप इसमें लिखोगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, इन दोनों की वैल्यूज आपको फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मिल जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि हमने ये जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है यहाँ से आपने ये वैल्यूज फिल करनी है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। पहले आप ई सेल कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम पहले ई सेल के लिए कंप्लीट ये करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू, आपने सारी वैल्यूज फिल कर देनी है पहले। सो पहले आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड की है
उसको मेंशन करोगे, उसकी इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या लिखा था, कैथोड की वैल्यू फिल करनी है आपने, तो इट इज़ अ ई नोट कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस आर टी डिवाइडेड बाय 2F log नेचुरल 1/, कॉपर 2+। इस तरह से आपने, ये एक्वस में है तो ये आपने इसका कैथोड की वैल्यू फिल कर दी है। कैथोड की वैल्यू फिल करने के बाद माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लगाओगे माइनस का साइन। फिर आपने किसकी वैल्यू फिल करनी है, ये जो जिंक वाली जो हमारे पास एनोड है इसकी वैल्यू फिल करोगे। तो जिंक एनोड की वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है, दैट इज़ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने एनोड की वैल्यू लिखी हुई है, तो ये वैल्यू उठा के आप उसमें माइनस करोगे। तो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं सभी के लिए कंबाइन, क्योंकि आप इसमें कैथोड की वैल्यू फिल नोड की फिल कर रहे हो, माइनस आर टी। सो कैथोड की वैल्यू लिखने के बाद माइनस आपने इसमें से क्या करना है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। एनोड की वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है, दैट इज फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किसके लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हो, माइनस आर टी ओवर 2F log नेचुरल, नीचे जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, ऊपर 1 है। सो इस वजह से सेल पोटेंशियल के लिए पहले आपने ये यहाँ तक कैथोड की वैल्यू लिखी है, दिस इज कैथोड। कैथोड की आपने इलेक्ट्रो पोटेंशियल लिख ली है, बाद में आपने किसकी वैल्यू लिखी है, दैट इज द एनोड। जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल की निकल आएगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे। अगर आप देखो इसमें, तो स्टार्टिंग में आपके पास ई इलेक्ट्रोड, ई नोट ऑफ कॉपर 2+ कॉपर है, ओके, माइनस, तो माइनस आर टी बाय 2F log नेचुरल 1/, कॉपर 2+। अब आपने पहले इसकी वैल्यू ऐसा लिख दी है, क्योंकि आपने जब इसमें माइनस करनी है नोड की वैल्यू, तो उसका ये माइनस क्योंकि बाहर है, तो अंदर वाले जो साइन वो चेंज हो जाएंगे, ये अंदर वाला जो साइन माइनस का ये प्लस में हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ने आपने इसको कैलकुलेट करते जाना है। माइनस ई नोट, ये किसकी है, जिंक की है, ये माइनस का जो तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ गया, आर टी अपॉन 2F log नेचुरल 1/, जिंक 2+। इस तरह से आपने पहले ये ब्रैकेट ओपन कर ली है। पहले तो आपने ऐसे पूरी ब्रैकेट लिखी थी, बाहर माइनस था, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद बाहर माइनस है, तो अंदर ये माइनस का साइन अब ये प्लस में हो गया है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ये आपको ई नोट वाली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है, यहाँ पे जिंक भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो। तो इसको अगर हम आगे स्टेप में लिखें, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, ई सेल के लिए, सो इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज ई नोट वाली, पहले आपने कैथोड की ले लिए 2+ कॉपर, और साथ में यहाँ से जिंक, ये दोनों ही स्टैंडर्ड वाली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू आप सेपरेट कर लेगो। ये प्लस में है और ये यहाँ पे माइनस में है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये आपके यहाँ से एक कपल बन गया, ठीक है। अब इसको छोड़ने, अब ये दो टर्म्स आपकी सोल्व होगी, ये वाली और ये, इन दोनों को आपने कंबाइन करके यहाँ पे लिख लिया। बाकी अब क्या रह गया, माइनस आर टी। अब इस वाली टर्म में और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप देख सकते हो इन दोनों, और जो हमारे पास ये जो टर्म्स बची हैं, इसमें आर टी बाई 2F इसमें भी है, और जो सेकेंड वाला फैक्टर एनोड का आ रहा है उसमें भी देखो तो आर टी बाई 2F, इन दोनों में ये चीज़ जो है आर टी बाई 2F ये कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इसको कॉमन लेंगे, ये माइनस है बाहर, तो आपने इसको कॉमन उठा लिया, आर टी बाई 2F। आर टी बाई 2F निकालने के बाद हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, आपने आर टी बाई 2F निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा log नेचुरल 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन में क्लोज करोगे। आपने जब कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद बाकी जो रह जाएगा वो यहाँ पे क्या बचा है, log नेचुरल ऑफ कॉपर आयन कंसनट्रेशन
देन ये प्लस है, प्लस का क्या साइन हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब बाहर ये जो पहला RT वाला टर्म था वहाँ माइनस का साइन था, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, पहले आपने माइनस और ये माइनस है RT2F इसमें भी है और ये इस टर्म में भी, ये आपने कॉमन निकाल लिया है। कॉमन निकालने के बाद ये फैक्टर यहाँ से रह जाएगा, log नेचुरल 1 कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। तो इसके बाद यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, log नेचुरल 1/जिंक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। इसको आपने फिर क्लोज कर देना है। अब हम आपको पता है कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये मीन्स कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल की इक्वल आ रही है, क्योंकि जो नॉर्मली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का होता है वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ये जो इसके ऊपर डिग्री का साइन होता है ये शो करता है कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये कॉपर क्योंकि कैथोड है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, तो जब इन दोनों को आपस में माइनस करके ये हमारे पास एक फैक्टर बन रहा है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके ये जो पूरा फैक्टर है इसको रिप्लेस करके आप E0 सेल लिख सकते हो। तो हमने इस जो मीन्स कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा कैथोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस चीज़ को रिप्लेस करके इस पूरी चीज़ की जगह हमने क्या लिख दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो अब ये इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है, तो अब आप माइनस का साइन डालोगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको रिप्लेस करके E0 सेल क्यों लिखा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल होता है कैथोड माइनस एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे फिल किया है। इसके बाद अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो RT/2F। अब इन दोनों में अगर देखें जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है और जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, इसमें log नेचुरल क्या है वो कॉमन है, तो इसमें हम एक और कॉमन निकालेंगे log नेचुरल। log नेचुरल कॉमन आने के बाद कॉपर तो पहले ही आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन तो यहीं पे आएगी। बट आप देखो ये जो माइनस में है, जब आप log लेते हो तो जो माइनस में चीज़ होती है, अब इसको अगर प्लस में लेके आना, जो भी चीज़ अगर डिनोमिनेटर में है अगर वो ऊपर आएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो माइनस में टर्म है, माइनस में क्या है दैट, क्योंकि log नेचुरल तो आपने कॉमन निकाल लिया है, ओके, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको जब भी आप कोई डिनोमिनेटर वाली चीज़ को ऊपर लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज है, तो प्लस भी हो जाती है। इसी तरह ये जो माइनस में ऊपर आने के बाद ये प्लस में आ जाएगी, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन वाला जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन वो ऊपर आ जाएगी इसकी। इस तरह से आपके पास ये जो इक्वेशन बन के निकल रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो इस तरह से आप देख सकते हो आपके पास ये इक्वेशन एक बन के आ रही है। ये इक्वेशन अभी तक बन के आई है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखी है। अभी आप इसको आपको आई थिंक समझ लग गया होगा कि E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एज सच है। ये इस फैक्टर की जगह आपने क्या लगा दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के साथ रिप्लेस किया। RT/2F ऐसे ही है, बाद में आपने log नेचुरल को कॉमन निकाला है, तो पहली जो टर्म है वो तो पहले डिनोमिनेटर में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में रहेगी, क्योंकि दूसरा फैक्टर माइनस में है। तो इसको अगर आप इसको इन्वर्स ले लेते हो तो माइनस का प्लस हो जाएगा और जिंक ऊपर आ जाएगा, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन इस तरह से फिर ऊपर आ जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इसमें R होता है, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.314, और T क्या है, इट इज़ अ टेम्परेचर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन से रिलेटेड है तो इसका टेम्परेचर की वैल्यू है 298 केल्विन। और आपके पास क्या है फैराडे, जो फैराडे होता है, फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम, इतने कूलम इसकी होती है। और सो जो 2 है वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो वेरिएबल होगा, अगर किसी में 3 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे तो उसमें 3 होगी, किसी में 1 है तो इसको आप नहीं करोगे, बट जो चीज़ें कॉमन है उसको हम फिल कर सकते हैं। और log नेचुरल को नॉर्मली जब भी हमने कैलकुलेट करना, सिंप्लीफाई करना होता है तो लोग बेस 10 की वैल्यू लेते हैं, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखोगे इस इक्वेशन को हमने कैसे और सिंप्लीफाई किया है। E0 सेल ऐसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस, सो आपने पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख ली है, क्योंकि अब इसको log नेचुरल को बेस 10 में कन्वर्ट करना है हमने, तो आपने इसको 2.3
8.03 से मल्टीप्लाई कर देना है। और क्या आगे क्या है, आर की वैल्यू क्या है 8.314। फिर आपके पास टी है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 298। इसके नीचे आपके पास क्या है 22 तो ऐसा रहेगा। और एफ की वैल्यू क्या है 96500, ये है। और इसके बाद आपने क्योंकि इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया 2.303 से मल्टीप्लाई करके, अब लोग नेचुरल नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे लोग। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ द एनोड, क्योंकि जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करती है इसमें, और जो कॉपर है दैट इज एक्टिंग लाइक द कैथोड। तो आपने इन दोनों की कंसंट्रेशन लिख देनी है। अब जब आप ये जो सारा फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2 जो मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कॉमन ही रहेंगी, तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2.303, ये जो इतना फैक्टर है वो सभी के लिए आएगा। 2.303 सभी क्वेश्चंस में आएगा। 8.314 आर भी लगाना है, 298 भी लगाना है, और 9650 भी लगाना है। तो आपस में मल्टीप्लाई करके 96500 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है उसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमने जो एग्जाम में इक्वेशन सॉल्व करनी है या न्यूमेरिकल में, सिर्फ वहाँ पे हर बार डेरिवेशन ही हमने करनी है, तो वो डिपेंड करता है कि डेरिवेशन अगर आई तभी ड्राइव करोगे। नॉर्मली जो इसका सिंप्लीफाइड एक ड्राइव्ड इक्वेशन है उसका फॉर्मूला ही लगाना होता है, उसी के लिए इसको सिंप्लीफाई किया गया कि टाइम थोड़ा कम लगे इसमें। तो इसमें आप 0.0591 इस सारे को कैलकुलेट करके हमारा ये फैक्टर आ जाता है। और नीचे क्या आएगा 2, इसमें हमारा 2 आ रहा है क्योंकि हमने डैनियल सेल लिया है। डैनियल सेल का मीनिंग है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। पोटेंशियल के लिए वैल्यू लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। और यहाँ से हमें हमारे पास क्या है लॉग देन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, जिंक आयन क्या है इसमें नोड, और नीचे क्या है कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इनके लिए ये। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, सिंप्लीफाइड नर्स्ट इक्वेशन फॉर द दिस डैनियल सेल। इस तरह से हम डैनियल सेल के लिए ये इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मेन आपने यही देखना है जो भी इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.059/2, 2 मीन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इसमें, बाद में लोग, बाकी जिंक जो है वो क्या है आपके पास एनोड है। तो इसका मीनिंग ये है नर्स्ट इक्वेशन में जो एनोड है, एनोड न्यूमरेटर में आ रही है मीन्स ऊपर आई है, और जो कॉपर के थोड़ है वो नीचे आई है। तो आप ऐसे भी सिंपली याद कर सकते हो कि ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऊपर, दोनों वोवल साउंड में आ रहे हैं। सिंपल वे में याद करने के लिए कि जो एनोड की जो भी आयन एनोड में इन्वॉल्व है वो उसकी कंसंट्रेशन हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ओ से ऊपर ओ से एनोड, ठीक है। और जो कैथोड है उसको आपने नीचे लिखना है। तो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द डैनियल सेल। ये हमने एक डैनियल सेल के लिए लिखा है। आप दोबारा इसको एक बार देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैथोड लेनी है, कैथोड जो कॉपर है उसके लिए हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए और पहले इक्वेशन लिख ली है। देन आपने नोड ली है, जिंक के नोड है, उसके लिए आपने इक्वेशन लिख दी, उसको नंबर 2 दे दिया है। बाद में है कि सेल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कैथोड माइनस एनोड होता है कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनोड, इनको माइनस करेंगे। इसमें हमें पहले ही फाइनलाइज कर लिया कैथोड कॉपर है, एनोड क्या है जिंक है। उनकी वैल्यू जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में है उनको बस आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो ई सेल दिस इज अ वैल्यू फॉर द कैथोड, और जो सेकंड वाली वैल्यू दिस इज फॉर द एनोड, इनको आपस में माइनस किया है। तो इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है ई नोट वाली, पहले तो आपने ब्रैकेट को ओपन करके माइनस बाहर है, अंदर का साइन प्लस में हो गया है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल वाली वैल्यूज़ हैं कैथोड की और नोड की, उनको सेपरेट कर लिया है। उनको सिंप्लीफाई करके हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल का निकल आएगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं RT और ये जो कंसंट्रेशन वाली टर्म में से RT/2F, इसको आपने कॉमन निकाल लिया है। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास देखो RT/2F कॉमन निकालने के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रह गई है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने लोग नेचुरल भी कॉमन निकाल लिया है। तो जिंक देन कॉपर ऑलरेडी नीचे ही था और जिंक माइनस में है, तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वो उसमें ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। बाद में आपको जिस जिस फैक्टर की वैल्यू पता है, R की पता है, T की पता है, F की पता है, इनको आपने फिल करके कैलकुलेट किया है। तो ये 0.059 के इक्वल आ रहा है। तो इसको आप बाद में अब यू नो कि इसको हमने लोग बेस 10 में भी कन्वर्ट किया 2.30 से। तो IN की जगह बाद में आप लोग लिख रहे हो।
तो इससे आप डैनियल सेल के लिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस मेन चीज़ आपने एक ये याद रखनी है यहाँ पे कि जब हमने इलेक्ट्रो पोटेंशियल की जो वैल्यू लिखी है इन जनरल, जब हम इसके एक फॉर्मूले में लिखेंगे तो ये चीज़ आपने मेन माइंड में रखनी है। पहले आप एक चीज़ और नोटिस कर लो कि इन जनरल जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल की होती है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक साइड में, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल सेल की होती है दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 059 0591 सभी में रहेगा डिवाइडेड बाय एन। एन सभी में चेंज होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, किसी में 2 या किसी में 3 का भी होता है, ठीक है। और साथ में आपने क्या लगाना है, लोग, और इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म्स आनी है तो ऊपर कंसंट्रेशन टर्म आनी है नोड की और नीचे कंसंट्रेशन टर्म आनी है कैथोड वाले आयन की। ये मेन आपको ये नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक जो मेन फॉर्मूला आपने ये याद करना है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन जनरल है। ये तो जस्ट हमने एक डैनियल सेल के लिए लिखा है ना, अदरवाइज एग्जाम में तो आपको कोई भी इक्वेशन आ सकती है जहाँ पे आपने ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। ई सेल जब आपने कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसी भी सेल की, तो वहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं। दिस इज़ अ नर्स्ट इक्वेशन। इसमें आपने मेन है कि जो भी वहाँ उस इलेक्ट्रो केमिकल सेल में या रिएक्शन जो भी है उसमें जो नोड है, नोड की कंसंट्रेशन ऊपर आनी है, कैथोड की नीचे आनी है। सो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इवन देन इसमें अगर कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि हम नेक्स्ट वीडियो में ले लें। सो आई होप आपको नर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक डैनियल सेल के लिए डेरिवेशन क्लियर होगी कि कैसे हमने डैनियल सेल की इलेक्ट्रो पोटेंशियल जब सेल की निकालनी तो किस तरह से इसको ड्राइव करना है। इन द सेम वे बाकी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर रिएक्शन हमें दिया हो तो उनके लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक टर्म्स हैं और कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टे कनेक्टेड एंड लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।